हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम जनक है। आई एम लेक्चरर इन मेटलर्जी इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खैरागढ़। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन फिजिकल मेटलर्जी। मैंने यहाँ पे 1 इसलिए दे रखा है क्योंकि पहली वीडियो है फिजिकल मेटलर्जी पे। इसके अलावा और भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा ऑन फिजिकल मेटलर्जी। तो इस वीडियो में मैं आपसे 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं और उस पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। प्लीज़ इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यूटेक्टॉइड स्टील कंटेन्स। ओके, यहाँ पे आपको कंपोजिशन बताना है। पहला ऑप्शन है 0.4% कार्बन, फिर है 0.8% कार्बन, 1.2% कार्बन और 2.2% कार्बन। ओके, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है 0.8% कार्बन। ओके, तो यूटेक्टॉइड स्टील में आपका 0.8% कार्बन होता है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि यूटेक्टॉइड रिएक्शन किस कॉम्पोजिशन पे होता है। तो यूटेक्टॉइड रिएक्शन भी आपका सेम कॉम्पोजिशन पे होगा, 0.8% कार्बन पे आपका होता है यूटेक्टॉइड रिएक्शन। वैसे ही आपका होता है एक यूटेक्टिक रिएक्शन। यूटेक्टिक रिएक्शन होता है आपका 4.3% कार्बन पे और टेम्परेचर होता है 1147 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही एक तीसरा रिएक्शन होता है पेरिटेक्टिक रिएक्शन। वो होता है आपका 0.17% कार्बन पे और टेम्परेचर होता है 1394 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इन सब से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, वो है विच वन डज नॉट हैव HCP स्ट्रक्चर। मतलब इनमें से किसका स्ट्रक्चर HCP नहीं है। ऑप्शन है जिंक, मैग्नीशियम, कैडमियम एंड गोल्ड। AU मीन्स गोल्ड। ओके, तो यहाँ पे जिंक का होता है HCP स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम का भी होता है और कैडमियम का भी HCP स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे गोल्ड का HCP स्ट्रक्चर नहीं होता है। गोल्ड का आपका होता है FCC स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा गोल्ड। तो आपको लगभग बहुत सारे एलिमेंट्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। मेटलर्जी में जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उन सबका आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर याद होना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में वो पूछा जा सकता है। जैसे कि FCC कौन कौन से एलिमेंट का होता है। FCC होता है आपका कॉपर, निकल, एल्युमिनियम, लेड, गोल्ड, सिल्वर। इन सब एलिमेंट का आपका FCC स्ट्रक्चर होता है। ओके, इसके अलावा BCC स्ट्रक्चर किसका होता है। तो आपका BCC स्ट्रक्चर होता है अल्फ़ा फेराइड का होता है, डेल्टा फेराइड का होता है। इसके अलावा क्रोमियम, उसके अलावा टाइटेनियम है और मोलिब्डेनम है, नायोबियम है। इन सब का होता है BCC स्ट्रक्चर। ओके, तो ये सब आपको याद होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर फुल एनहेलिंग ऑफ हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील दे आर हीटेड इन ए रेंज अबोव। मतलब ये बोल रहा है कि फुल एनहेलिंग करते समय हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील का फुल एनहेलिंग करते समय इसमें से किस टेम्परेचर के ऊपर हम इसको हीट करते हैं स्टील को। ओके, तो सबसे पहले जान लीजिए कि हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील होता क्या है। अगर 0.8% कार्बन से कम है कार्बन परसेंटेज तो उसको हम बोलते हैं हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील। ओके, अगर 0.8% से ज़्यादा है कार्बन का अमाउंट तो उसको हम बोलते हैं हाइपरयूटेक्टॉइड स्टील। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा 727 से 910 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर ही हम क्या करते हैं, हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील को हीट करते हैं। ठीक है, जब हम इसका एनहेलिंग हीट ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि इसके ऊपर ही हमको मिलता है गामा फेज़ या ऑस्टेनाइट फेज़। ठीक है, और आप सबको पता है कि ऑस्टेनाइट फेज़ को ही हम दूसरे फेज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो हीट ट्रीटमेंट का जो पहला स्टेप होता है हीटिंग। ओके, तो हीटिंग हम कहाँ तक करते हैं, जनरली वहाँ तक हीट करते हैं जब हमें पूरे स्टील के अंदर FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर या गामा फेज़ नहीं मिल जाता। तो FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर तक हम उसको हीट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ये D। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फुल एनहेलिंग। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फुल एनहेलिंग ऑफ हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील। मतलब जब हम हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील का फुल एनहेलिंग करते हैं तो क्या मिलता है हमें। ऑप्शन यहाँ पे कोर्स परलाइट, बेनाइट, सीमेंटाइट और मार्टेनसाइट। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा लाइट। वैसे ही अगर हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं तो हमें मिलता है फाइन परलाइट। ओके, और जब हम क्वांचिंग करते हैं
ठीक है, कॉन्चिंग या हार्डनिंग करते हैं तो हमें मिलता है मार्टेनसाइट। ओके, ये कॉमन है, इसको आप हमेशा याद रखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज CCT स्टैंड फॉर, मतलब CCT का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है। ऑप्शन है कांस्टेंट क्रिटिकल टेम्परेचर, कांस्टेंट कूलिंग टेम्परेचर, कंटिन्यूस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, कंटिन्यूस क्रिप ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है, आप सब बहुत लोगों को पता होगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन है कंटिन्यूस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और इसी से मिलते जुलते या इसी को जस्ट इसी को और बोला जाता है TTT डायग्राम। TTT का फुल फॉर्म होता है टाइम टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। यहाँ पे पहले पेज में मैंने डाला था, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो डायग्राम दिख रहा है वो TTT डायग्राम ही है, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। ओके, तो इस डायग्राम का यूज़ क्या है। एक्चुअल में इस डायग्राम के थ्रू हम फेज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, किस टाइम और किस टेम्परेचर में हमें कौन सा फेज़ मिलने वाला है, या किस रेट से जब हम कूलिंग करेंगे तो हमें कौन सा फेज़ मिलने वाला है। ओके, जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम फास्ट कूलिंग करते हैं तो हमें मिलता है मार्टेनसाइट। ओके, तो फास्ट कूलिंग का मतलब क्या है। फास्ट कूलिंग मतलब कितना कूलिंग, कितने रेट से आप कूलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं बताया जा रहा है, लेकिन TTT कर्व से हमें कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू मिलता है कि इस रेट से हम कूल करेंगे, या इस डिग्री सेल्सियस पर, इतने डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड से जब हम कूल करेंगे तो हमें मार्टेनसाइट मिलेगा, या हमें पारलाइट मिलेगा, या हमें बायनाइट मिलेगा। ओके, तो ये क्वांटिटेटिव आपका वैल्यूज़ देता है TTT कर्व, या फेज़ बताता है कि आपको कौन सा फेज़ मिलने वाला है किस रेट से जब आप कूल करते हो। ठीक है, तो TTT कर्व जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लोअर बायनाइट इज़ फॉर्म्ड एट, मतलब लोअर बायनाइट किस टेम्परेचर रेंज में हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन है 750 से 550, 550 से 350, 350 से 250, या 250 से 150 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है 350 से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच हमें मिलता है लोअर बायनाइट। ओके, यहाँ पे आप TTT कर्व जब आप देखोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कहाँ पे बायनाइट मिलता है, कहाँ पे परलाइट। जनरली इस टेम्परेचर रेंज में 750 से 550 में 750 से 650 के बीच में हमें मिलता है कोर्स परलाइट, और 650 से 550 के बीच में हमें मिलता है फाइन परलाइट। ओके, वैसे ही 550 से 350 के बीच में हमें मिलता है अपर बायनाइट, और 350 से 250 के बीच में हमें मिलता है लोअर बायनाइट। ओके, और 250 से जब हम नीचे जाते हैं तो हमें मिलता है मार्टेनसाइट। ओके, तो ये होता है, ये सब आपको टेम्परेचर मिलेंगे TTT कर्व पे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग हार्डनिंग ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये पूछा जा रहा है कि जब हम हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो किस फेज़ से किस फेज़ में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है BCC टू FCC, FCC टू BCT, BCT टू HCP, या FCC टू HCP। ठीक है, तो इसका आंसर काफ़ी सरल है। करते हैं जब तक हमें पूरा ऑक्सीनाइट फेज नहीं मिल जाता, फिर उसको हम डायरेक्टली कर देते हैं कॉन्चिंग, और कॉन्चिंग करके हम बनाते हैं उसको मार्टेनसाइट। ओके, तो हम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, ऑक्सीनाइट से हम बना रहे हैं मार्टेनसाइट। ठीक है, तो ऑक्सीनाइट का फेज़ होता है FCC, और मार्टेनसाइट का फेज़ होता है BCT। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, यहाँ पे आंसर होगा B, FCC टू BCT। ओके, तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत सोच के आपको आंसर को निकालना है। कोई भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सीधा सीधा नहीं बनता है, थोड़ा सा हमें जो प्री एग्जिस्टिंग हमारे पास नॉलेज है वहाँ से हमें प्रिडिक्ट करना पड़ता है किसी भी चीज़ का आंसर। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ डिफाइंड एज द ईज ऑफ फॉर्मिंग मार्टेनसाइट। मतलब इनमें से कौन डिफाइन करता है कि मार्टेनसाइट कितनी आसानी से बनेगा। ठीक है, कौन बताता है। तो हार्डनेस बताता है कि एक्चुअल नहीं, हार्डनेस तो एक्चुअल में एक खुद में अपनी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। ओके, और दूसरा यहाँ पे है दिया है हार्डनेबिलिटी, तीसरा दिया टफनेस, चौथा दिया स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हार्डनेबिलिटी। हार्डनेबिलिटी हमें बताता है ईज ऑफ फॉर्मिंग मार्टेनसाइट। ओके, हार्डनेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है एबिलिटी टू बी हार्डन बाय फॉर्मिंग मार्टेनसाइट। मतलब किसी स्टील की हार्ड होने की एबिलिटी,
कि वो कितना जल्दी हार्ड हो सकता है या कितने एक्सटेंट तक, कितने अंदर तक हार्ड हो सकता है, ये हमें बताता है हार्डनेबिलिटी। ओके, और हार्डनेबिलिटी टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है इसकी टेस्टिंग के लिए, उसका नाम है जॉमिनी एंड क्वांच टेस्ट। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और हार्डनेस तो एक प्रॉपर्टी हो गई। हार्डनेस का डेफिनेशन होता है रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग या रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन। ठीक है, ये होता है हार्डनेस का। तो और हार्डनेस टेस्टिंग के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं, लाइक ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, विकर हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, वही हम लोग जो टफनेस है उसको मेज़र करते हैं थ्रू इम्पैक्ट टेस्ट, लाइक जैसे कि आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट, शार्प इम्पैक्ट टेस्ट। इससे हम पता लगाते हैं टफनेस के बारे में। स्ट्रेंथ का हम लोग पता लगाते हैं थ्रू यूटीएम टेस्ट। यूटीएम मशीन के थ्रू हम लोग जब टेस्टिंग करते हैं तो इसका यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं स्टील का। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द हार्डनेबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि हार्डनेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो हार्डनेबिलिटी है एबिलिटी टू बी हार्डेंड, मतलब हार्ड होने की एबिलिटी बाई फॉर्मिंग मार्टेनसाइट। ये सेकेंड स्टेप को आपको नहीं भूलना है, बाई फॉर्मिंग मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट बना के कोई मटेरियल कितना हार्ड हो सकता है, इसको ये होता है हार्डनेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या है। पहले कॉम्पोजिशन ऑफ स्टील, दूसरा है ग्रेन साइज, तीसरा है क्वांचिंग मीडियम, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो एक एक करके देखते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ स्टील, क्या कॉम्पोजिशन ऑफ स्टील जो है हार्डनेबिलिटी को अफेक्ट करता है? हाँ, ये हार्डनेबिलिटी को अफेक्ट करता है। कैसे? देखिए, अगर कोई प्लेन कार्बन स्टील है जिसमें कि केवल कार्बन होता है और आयरन होता है, उसकी जो हार्डनेबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, वहीं अगर हम प्लेन कार्बन स्टील में कुछ अलॉइंग एलिमेंट हम जब मिला देते हैं तो उसकी हार्डनेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब कॉम्पोजिशन क्या कर रहा है, साइज, यहाँ ग्रेन साइज भी इफ़ेक्ट करता है। ग्रेन साइज अगर बड़ा हो, ठीक है, ग्रेन का साइज़ अगर बड़ा हो तो स्टील की हार्डनेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्रेन साइज ज़्यादा है तो हार्डनेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तीसरा है कॉन्चिंग मीडियम, तो कॉन्चिंग मीडियम भी है, फैक्टर इफेक्ट करता है। अगर आप वाटर को एज ए कॉन्चिंग मीडियम लेते हैं तो एक्चुअल में जो हार्डनेस बढ़ेगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। वहीं आप ऑयल को एज ए कॉन्चिंग मीडियम यूज़ करते हो तो जो हार्डनेस की वैल्यू आएगी वो कम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखने कि तीनों जो है फैक्टर अफेक्ट करता है किसको, हार्डनेबिलिटी को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रिजल्ट ऑफ टेम्परिंग। ठीक है, तो इनमें से कौन जो है टेम्परिंग का रिजल्ट नहीं है। ठीक है, टेम्परिंग करने से हमें क्या चीज़ नहीं मिलता है। ऑप्शन है इंक्रीज्ड डक्टिलिटी, इम्प्रूव टफनेस, इंक्रीज्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और चौथा है इंटरनल स्ट्रेस आर रिलीव्ड। ठीक है, तो इससे पहले आंसर जानने से पहले मैं बता दूं कि टेम्परिंग क्यों करते हैं हम लोग। ठीक है, टेम्परिंग जनरली किया जाता है हार्डनिंग के बाद। ठीक है, जब हम लोग हार्डनिंग करते हैं या क्वांचिंग करते हैं तो जो स्टील होता है वो बहुत हार्ड और ब्रिटल हो जाता है। ठीक है, तो ब्रिटल होने की वजह से आप इसको कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इसकी ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए हम करते हैं टेम्परिंग। तो टेम्परिंग में क्या किया जाता है, स्टील को क्वांचिंग करने के बाद दोबारा हीट करते हैं अराउंड 200 से 600 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है टेम्परिंग का, तो सबसे जो मेन पर्पस होता है वो ब्रिटलनेस को कम करना और डक्टिलिटी को बढ़ाना, ये सबसे मेन पर्पस होता है। दूसरा होता है स्टील के टफनेस को इम्प्रूव करना, और इसका जो तीसरा जो पर्पस होता है वो जो इंटरनल स्ट्रेस जो जनरेट हो गए हैं क्वांचिंग के कारण उसको दूर करना। ठीक है, तो यहाँ पे सब ऑप्शन आ गए। इंक्रीज डक्टिलिटी, हाँ डक्टिलिटी को बढ़ाता है। टेम्परिंग, इम्प्रूव टफनेस, हाँ टफनेस को भी इम्प्रूव करता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इंक्रीज्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, टेम्परिंग से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, इज़ नॉट ए रिजल्ट ऑफ टेम्परिंग, तो कौन सा रिजल्ट नहीं आता, यहाँ पे नहीं आता आपका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इससे नहीं बढ़ती है। ठीक है, और इंटरनल स्ट्रेस तो रिमूव होता है बिकॉज ऑफ टेम्परिंग। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेराइट स्टेबलाइजर। ऑप्शन है कॉपर, निकिल, क्रोमियम एंड मैंगनीज। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है, आपको बता देता हूँ मैं, यहाँ पे राइट ऑप्शन है क्रोमियम। क्रोमियम जो है वो फेराइट स्टेबलाइजर होता है।
यहाँ पे मैं आपको सीधा सा एक रूल बता देता हूँ, सीधा सिंपल सा रूल, कि कौन फेराइट स्टेबलाइजर होता है, कौन ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर होता है। ठीक है, देखिए फेराइट का जो फेज होता है वो बीसीसी होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो एलिमेंट जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बीसीसी होता है, जैसे कि क्रोमियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, नायोबियम, इन सब का होता है बीसीसी स्ट्रक्चर। तो ये सब जो है वो फेराइट स्टेबलाइजर होते हैं। ठीक है, बहुत आसान है जानना, फेराइट का भी बीसीसी स्ट्रक्चर होता है और फेराइट स्टेबलाइजर एलिमेंट का भी बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है, एफसीसी स्ट्रक्चर होता है लेकिन वो फेराइट स्टेबलाइजर होता है। ठीक है, इस एक्सेप्शन को याद रखना। और वैसे ही ऑस्टेनाइट जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है एफसीसी होता है वो एक ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर होता है, जैसे कि कॉपर है, निकल है, लेड है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हो कि कौन फेराइट स्टेबलाइजर है, कौन ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर। ये कॉमन क्वेश्चन है, कहीं भी पूछा जा सकता है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है मैग्नीज का। ठीक है, मैग्नीज का होता है बीसीसी स्ट्रक्चर लेकिन ये होता है ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर। ठीक है, तो इन दोनों एक्सेप्शन को आप याद रखिए। वैसे ही कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर होते हैं। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि फेराइट स्टेबलाइजर को हम कार्बाइड फॉर्मिंग एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूम-रोथरी रूल डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे, ये बोलना चाह रहा है कि ह्यूम-रोथरी रूल में कौन सा फैक्टर इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला ऑप्शन है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दूसरा है एटॉमिक साइज, तीसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्चुअली में ये यहाँ पे आता। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फोर्थ है एटॉमिक वेट। ठीक है, तो आंसर देने से पहले मैं बता दूं कि ह्यूम-रोथरी रूल एक्चुअल में है क्या। तो ह्यूम-रोथरी रूल एक रूल है जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट में कितना डिज़ोल्व हो सकता है, कितने अमाउंट में वो डिज़ोल्व हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ह्यूम-रोथरी ने 4 रूल प्रपोज किए थे, 4 रूल दिए थे। उस रूल के थ्रू हम जान सकते हैं कि कोई दो एलिमेंट कितना सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट दूसरे के अंदर कितना ज़्यादा डिज़ोल्व होगा। ठीक है, तो इसके अंदर में 4 फैक्टर दिए थे, वो सब फैक्टर है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वैलेंसी। ये 4 फैक्टर दिए थे। तो यहाँ पे देखिए तीन फैक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ है, एटॉमिक साइज दिया हुआ है। एटॉमिक वेट ऐसा है जो कि इंक्लूड नहीं है किसमें, ह्यूम-रोथरी रूल में। तो यहाँ पे ये होगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है डज नॉट इंक्लूड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, एटॉमिक वेट। ठीक है, अब ह्यूम-रोथरी रूल में थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में क्या बोला था ह्यूम-रोथरी ने, कि अगर 2 एलिमेंट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, तो उसका डिज़ोल्व होने का जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। जैसे कि निकल और कॉपर दोनों का एफसीसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, एफसीसी होने की वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे के अंदर आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये आसानी से सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं। दूसरा क्या है, देखिए एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ के बारे में क्या बोला गया है कि अगर 2 एलिमेंट का एटॉमिक साइज़ आसपास है, मतलब साइज़ डिफरेंस अगर ज़्यादा नहीं है, ठीक है, साइज़ जो है लगभग एक समान है, तो उसके सॉलिड सॉल्यूशन बनाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे या ज़्यादा अमाउंट में वो डिज़ोल्व होगा। तीसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर 2 एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मतलब आसपास है, ठीक है, लगभग समान है, तो उसके भी सॉलिड सॉल्यूशन बनाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वैसे ही एक फैक्टर है वैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंसी अगर दोनों की लगभग आसपास है, सेम है, तो सॉलिड सॉल्यूशन बनाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये है एंड इस वीडियो का। तो मैंने यहाँ पे लगभग आपसे एक्चुअली में कुछ 10 से 12 क्वेश्चन आपसे मैंने डिस्कस किए होंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। और जाते हुए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड को बढ़ाने वाला होगा। सो लास्ट में थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।